वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, आज हम अपने प्रोग्राम के अंदर मुल्की सियासत पर बात तो करेंगे जैसे कि हम रोज़ ही करते हैं, मगर ख़ास तौर पे हम उस बात करेंगे एक ऐसी सियासी शख्सियत का जो एक सीनियर सियासतदान थे और उसके साथ साथ जमहूरियत की बालादस्ती और रियासती अदारों की मजबूती के अलमबरदार भी थे। हम बात करें सेनेटर मीर हासिल बजिंजो साहब की, जिनका गुज़िश्ता रोज़ कैंसर की वजह से इंतकाल हो गया। 62 साल की उम्र थी। मीर हासिल बजिंजो 1990 से पार्लियामेंट से वाबस्ता चले आ रहे थे। 3 दहाइयों के दौरान कौमी असम्बली और सेनेट दोनों के अंदर मुख्तलिफ टेन्योर्स के अंदर वो मुंतखब होते रहे। बलूचिस्तान के ज़िला खुसदार से उनका ताल्लुक़ था। मीर हासिल बजिंजो जो थे, मुज़ाहमती सियासत जो पाकिस्तान के अंदर होती है उसका एक अहम और मुतहर्रिक रुकन थे। 2003 में बजिंजो साहब ने बलूचिस्तान नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी की बुनियाद रखी, जो बाद में नेशनल पार्टी बनी और वो उसके सरबराह मुकर्रर हुए। ज़बाना तालिब इल्मी के अंदर ही वो अपने वालिद मीर गौस बजिंजो साहब की हैदराबाद साजिश केस के अंदर गिरफ्तारी के बाद बलूचिस्तान स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन से वाबस्ता हो गए। ज़ियाउल हक के दौर में वो जमहूरियत की बहाली के लिए MRD का हिस्सा बने और कई बार जेल गए। 2013 में नवाज लीग के दौर में वो वफाकी वजीर भी मुंतखब हुए और गुज़िश्ता बरस चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के खिलाफ जो तहरीक अदम एतमाद थी उसके अंदर अपोजिशन की तरफ से उनका नाम चेयरमैन सेनेट के लिए नामजद किया गया था। बजिंजो साहब मुल्की और बलूचिस्तान की सियासत में यकसा करदार सियासतदान जो है तस्वुर किया जाता है। आज हमने खसूसी तौर पे ऐसे मेहमानों को बुलाया है जो ज़माना तालिब इल्मी से बजिंजो साहब को जानते थे और उनके सियासी करियर को भी उन्होंने करीब से देखा है। हमारे पहले मेहमान जो हैं वो हैं जाहिद हुसैन साहब, सीनियर तज्जियाकार और मुसन्निफ हैं। हमारे दूसरे मेहमान जो हैं वो सीनियर एंकर पर्सन और तज्जियाकार हामिद मीर साहब हैं और तीसरे मेहमान भी एक सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार हैं वसतुल्लाह खान साहब। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आप तीनों ने हमारे लिए वक्त निकाला बजिंजो साहब की बात करने के लिए। जाहिद साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर, आप बजिंजो साहब को स्टूडेंट डेज से जानते थे, गालिबन कराची यूनिवर्सिटी के अंदर। कुछ हमारे साथ उनकी यादें शेयर करें कि आप उनसे पहली दफ़े कहाँ मिले, कितना वक्त उनके साथ गुजारा। ये हासिल मुझसे बहुत बाद में यूनिवर्सिटी में आए थे, बल्कि इनके भाई थे बिजन बलोच, वो भी BSO से बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, वो भी मेंबर नेशनल असेंबली बने थे। उनसे मेरा ज़्यादा एक रहा था। लेकिन उसके बाद हासिल बलोच जब सियासत में आए थे या स्टूडेंट पॉलिटिक्स आए थे तो उनसे मुलाकात हो जाया करती थी और उसके सियासत के हवाले से उनसे अच्छा खासा जो है एक लिहाज से जो है जान पहचान भी थी। और उसके साथ साथ जो है उनके जो भी सियासी तौर पे उस ज़माने में जो तहरीकें चली थी तो उसमें वो आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लेते थे। तो इस लिहाज से देखा जाए तो ये एक बलूचिस्तान की उस वक्त रवायत जो थी, रेजिस्टेंस एक सियासत को कहते हैं, तो वो इसमें ये बहुत आगे बढ़ के चले थे। और यकीन तौर पे इनके वालिद जो है गौस बजिंजो साहब जो थे वो तो बहुत बड़े जो है देखा जाए तो बलूचिस्तान के न सिर्फ बलूचिस्तान के बहुत बड़े लीडर थे, बल्कि उनका जो एक बहुत बड़ा मुकाम पाकिस्तान की सियासत में था। तो ये दोनों इनके जो साहबजादे थे, हासिल बलोच और बिजन बलोच जो है, वो उनके ही जो है एक लिहाज से सरपरस्ती में उनकी हुई। उस वक्त तक तो स्टूडेंट थे और स्टूडेंट पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, लेकिन अपने वालिद के वफात के बाद जो है ये फिर एक्टिव और नेशनल पॉलिटिक्स में आए थे। और एक फिर जब इलेक्शन हुए थे तो उसमें दोनों भाई जो है वहाँ से नेशनल असेंबली के पे मुंतखब हुए थे, बिजन भी और हासिल भी। तो उस लिहाज से देखा जाए तो एक पूरी एक जो रवायात बलूचिस्तान की सियासत की और ख़ास तौर पे स्टूडेंट पॉलिटिक्स में जो रही थी वो हासिल ने उसकी पूरी एक जिसे कहते हैं ना जो है उनकी तरबियत जो है वो स्टूडेंट एक्टिविज्म से लेके जो है आगे तक चली थी। इनका उस तरह के कोई सियासत में नहीं थे कि अचानक जो है क्योंकि उनके वालिद साहब सियासत में थे इसलिए वो सियासत में आ गए, वो नहीं था ऐसा। बल्कि इनकी खुद भी ये लोग जो है की तहरीकों में हिस्सा लेते रहे और एक लिहाज से जिसको कहते हैं तरबियत इनकी जो है एक सियासी
पूरी जद्दोजहद में हुई। बिल्कुल सही, और वही बिल्कुल इनकी तरबियत हुई। अब मीर साहब, आप का किस तरह पहली दफे तारुफ हुआ हासिल बजिंजो साहब से? क्या अपनी सहाफत की वजह से, और किस कोई मतलब कि पहली दफे कहाँ आपकी मुलाकात हुई और किस तरह ताल्लुक बना? देखिए, मैं हासिल साहब को जानता था जब वो कराची यूनिवर्सिटी में जो एंटी ज़िया स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का एक अलाइंस था, तो उसके सरबराह बने थे। उसका नाम था यूनाइटेड स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन। तो उस ज़माने में ये जनरल ज़िया का ज़माना था, अर्ली 80s की बात है। हम उस वक्त जूनियर थे, बड़े फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में पढ़ते थे। हासिल साहब जो है वो सीनियर थे। तो हमने कोशिश की, MRD की तहरीक भी चल रही थी, शुरू हो गई थी अभी 83 में शुरू हो गई थी। तो कोशिश की गई कि जो तलबा तंजीमें हैं उनका कोई एक नेशनल लेवल पे एक अलायंस बनाया जाए। तो कुछ एक डेलीगेशन जो है वो हम लेके गए थे कराची में और उनसे मुलाकात की। तो ये उनके साथ पहली उस वक्त मुलाकात थी। और उस वक्त इनका नाम हासिल बजिंजो के नाम से मशहूर नहीं थे, हासिल बलोच के नाम से इनको लोग जानते थे। उसके बाद फिर काफ़ी अरसे तक इनसे मुलाकात नहीं हुई। फिर हम जर्नलिज्म में आ गए। तो जब मुझे याद है कि 1988 में जब गौस बख्श बजिंजो साहब ने इलेक्शन लड़ा था 2 सीटों से, और दोनों सीटों से वो हार गए थे। तो उसके कुछ अरसे के बाद फिर उनका इंतकाल हो गया। तो बड़ी बलूचिस्तान में ना एक मायूसी की फिजा थी और लोग समझते थे कि जी मीर गौस बख्श बजिंजो के साथ बड़ी ज्यादती हुई है। और फिर जब 1990 में इलेक्शन हुआ तो बिजन बजिंजो 2 सीटों से इलेक्शन लड़े, दोनों से जीत गए। 1 सीट उन्होंने खाली की और उस पर हासिल इलेक्शन लड़े और वो फिर MNA बने। तो जब वो MNA बनकर आए कौमी असम्बली में, तो हमारी उनसे पहले बाकायदा मुलाकात हुई और फिर हमने उनको पुरानी बातें भी याद दिलाई। और फिर चलते चलते फिर वो अगला इलेक्शन हार गए थे, 93 का इलेक्शन हार गए थे। फिर 97 में वो दोबारा कौमी असम्बली में आए और फिर वो सेनेटर भी बन गए। तो यहाँ पर इस्लामाबाद में उनका आना जाना शुरू हुआ। फिर लाहौर में भी उनसे मुलाकातें रहीं। तो उनके साथ एक दोस्ती हो गई। और जो उनकी मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगती है वो ये थी कि बज़ाहिर वो एक बहुत बड़े बाप के बेटे थे और उन्होंने जो पहला इलेक्शन लड़ा था उस इलेक्शन में हम ये कह सकते हैं कि वो अपने वालिद साहब के नाम का उनको फायदा हुआ होगा। लेकिन बाद में जो बिजन बजिंजो थे वो काफ़ी पॉलिटिकली इनएक्टिव हो गए। तो हासिल बजिंजो जो है उन्होंने उनके नाम के साथ अपने बाप का नाम तो लगा हुआ था, लेकिन उन्होंने खुद एक पॉलिटिकल स्ट्रगल की। और उनकी जो इस वक्त पार्टी है ये वो पार्टी नहीं है जो उनके वालिद साहब की पार्टी थी। उनके वालिद साहब की पार्टी का नाम PNP था, पाकिस्तान नेशनल पार्टी। उसके बाद हासिल बजिंजो ने एक नई पार्टी बनाई, फिर उसमें मजीद पार्टियों को जम किया। और उन्होंने ये नहीं किया कि जो उनके वालिद साहब के जो सियासी साथी थे या पॉलिटिकल वर्कर्स थे वो उनको अपना उन्होंने सियासी ईंधन नहीं बनाया। उन्होंने अपने वर्कर्स पैदा किए, उनके अपने जो ज़माना तालिब इल्मी के साथी थे वो थे, कुछ उन्होंने नए पॉलिटिकल वर्कर पैदा किए, नजरियाती बुनियादों पर उन्होंने सियासत करने की कोशिश की। और ये उनका मैं समझता हूँ सबसे बड़ा क्रेडिट है। और फिर ये जो जिंदगी के उनके आखिरी 3-4 साल थे इसमें उन पर बड़े प्रेशर्स थे और समटाइम्स वो अपने दिल की बात हमसे करते भी थे। जो 2 बड़े प्रेशर्स थे, पहला प्रेशर तो ये था कि उन पर जो उनकी पार्टी के लोग हैं उनको जो बलोच मिलिटेंट्स हैं उनका ये थ्रेट था कि आप फेल हो गए, आपने वफाक की सियासत करके हमारे हकूक की जद्दोजहद का नारा लगाया था लेकिन वफाक ने आपको हकूक नहीं दिए, इसलिए अब आप वफाक की सियासत छोड़ दें। लेकिन हासिल ने वो सरेंडर नहीं किया, उस पर उनकी पार्टी के लोगों को मारा गया, उन पर अटैक्स हुए, खुद उनको भी बड़े थ्रेट्स थे। और दूसरी बात ये जो उनके क्रेडिट में जाती है कि ये पिछले साल जब वो चेयरमैन का इलेक्शन हार गए या उनको हरवाया गया तो उसके बाद जो उन्होंने एक तकरीर की थी, तो उस तकरीर के बाद उनको ये कहा गया कि वो माफ़ी मांगें, लेकिन उन्होंने वो माफ़ी मांगने से इनकार किया और फिर वो कैंसर का शिकार हो गए। और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हासिल बजिंजो को, मैंने बहुत से कैंसर के पेशेंट्स को देखा है, लेकिन हासिल बजिंजो ने जिस बहादुरी के साथ इस कैंसर के मर्ज का मुकाबला किया, मैंने बहुत कम लोगों को देखा है। वो ऐसे लगता था कि कैंसर से नहीं लड़ रहा, वो परवेज मुशर्रफ या ज़िया से लड़ रहा है, इतनी बहादुरी से। बल्कि उसमें थोड़ी सी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, उसमें जो उनकी थोड़ी सी साहब
जी जी, आप आगे आगे आप जी मीर साहब, नहीं आप बात मुकम्मल करें मीर साहब, वो आवाज थोड़ी डिले से जा रही है इसलिए मसला हुआ। आप मैं ये कहना चाह रहा था कि हासिल साहब की जो बेहतियाती थी उस पर अभी कुछ दिन पहले, थोड़े दिन पहले मैंने और सादिक संजरानी साहब ने उनके साथ बकायदा लड़ाई की। सादिक संजरानी साहब उनके सियासी हरीफ जरूर थे, लेकिन उनके साथ उनकी बड़ी दोस्ती थी और उनका रेगुलर कांटेक्ट रहता था। तो मैंने और उन्होंने उनके साथ बकायदा लड़ाई की कि यार हासिल आप ये क्या कर रहे हैं, आप एहतियात क्यों नहीं कर रहे। मसलन मैं बता देता हूँ आपको, वो सिगरेट पीने से बाज नहीं आ रहे थे, तो उन्होंने कहा यार मैंने जो एहतियात करनी थी वो मैंने कर ली और मैं कितना मजीद जिंदा रह लूंगा, तो ठीक है। फिर आखिरी दिनों में उन्होंने ये भी कहा कि अगर मैंने सिगरेट छोड़ दिया तो मैं मर जाऊंगा। तो जब उनकी वफात की खबर आई तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि आखिरी जो उनके साथ कन्वर्सेशन थी वो कोई प्लेजेंट नहीं थी, लेकिन हम उनकी हेल्थ के बारे में कंसर्न थे। बिल्कुल सही। वसतुल्लाह साहब, सर आपका भी वक्त गुजरा तालिब इल्मी का बिजिंजो साहब से, कुछ यादें उस जमाने की, कैसे आप उनसे मिले? क्या उस वक्त भी लगता था कि वो इतने बड़े सियासतदान होंगे, यू नो, हु विल बी एबल टू सॉर्ट ऑफ डोमिनेट और स्टे ऑन द नेशनल पॉलिटिकल सीन पे इतना वो वक्त और इतने दहाइयां गुजारेंगे? थैंक यू। ये 1979 की बात है। मुझे जो इमेज है मेरे जहन में आज से 41 साल पहले का, कि एक दुबला पतला लड़का होता था। अब आप आज के हासिल बिजंजो की तस्वीर जहन में लाएं और वो जो मैं कह रहा हूँ जरा उसकी तस्वीर को तस्वीर में रखें। एक इंतहाई दुबला पतला लड़का जो जीन्स और शर्ट में था, वो कराची यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी में दाखिल होता है। वसतुल्लाह साहब माफ करिएगा, आपकी बात काट रही हूँ, दुबला पतला कहा, बाल भी थे या? जी, मतलब एक जवान हो सकता है। मसलन आप देखें कि बहुत कम, आप देखेंगे कि बलोच लड़के जो होते हैं नौजवान, बहुत कम उनके पेट निकले हुए होते हैं और वो सुते हुए और स्मार्ट किस्म के लोग होते हैं। मतलब हासिल बस वन ऑफ द स्मार्टेस्ट गाय। अब जाहिर है कि उनकी जो आज की तस्वीर है उससे मेरी बात लगा नहीं खाती, लेकिन वो बहुत ही स्मार्ट आदमी था, दुबला पतला एक्टिव किस्म का लड़का। तो ये फिलॉसफी में इनका एडमिशन हुआ और उस जमाने में मैं इंटरनेशनल रिलेशंस में पढ़ता था। अच्छा, मैं उस जमाने में जमीयत में था और हासिल जाहिर है कि बीएसओ के प्लेटफॉर्म से थे और डीएसएफ और प्रोग्रेसिव फ्रंट वगैरह, लिबरल वगैरह, इनका सारा सिस्टम अलग होता था। ये रहते थे हॉस्टल में, मैं भी हॉस्टल में रहते थे, तो हमारी जो है आपस में नोक झोंक भी होती थी। वो कहता था अरे जमाती तू क्या कर रहा है, ये फलाना, और मैं जाहिर है उसका कोई जवाब देता था। उस जमाने में दूर दूर तक पता नहीं था। अच्छा, हासिल की जो अजमत है मुझे उसका अंदाजा 1 साल बाद हुआ। 1 साल तक मुझे पता ही नहीं चला कि ये गौस बख्श बिजंजो का बेटा है, इसलिए कि वो हासिल बलोच के नाम से जो है जाना जाता था, हासिल बिजंजो के नाम से जाना जाता, तो शायद मैं अंदाजा लगा लेता। इससे आप अंदाजा लगाएं कि जो बड़े बाप की औलाद होती है उसने एडवांटेज लेने की बजाय अपने बाप के नाम का उसने अपना अलहदा से शनाख्त उस जमाने से कायम करने की कोशिश की। दूसरी बात मैंने ये है कि मैंने उस जमाने में कराची यूनिवर्सिटी में असला इंट्रोड्यूस हो चुका था, जमीयत के पास असला था और बाकी जो लेफ्ट की पार्टियां थी उनके पास असला था। उस जमाने में आपको याद होगा हाईजैकिंग वगैरह हुई थी, टीपू का जो केस हुआ था। मैंने एक आदमी जो है उसके हाथ में कभी पिस्तौल नहीं देखा और वो था हासिल बिजंजो, जो कि यूनाइटेड स्टूडेंट्स मूवमेंट नामी जो अलायंस जिसका हामिद मीर साहब ने जिक्र किया है उसका चेयरमैन था। मैंने हासिल को उस जमाने में भी, जबकि 22-23 साल का लड़का है, उसको तो उबल जाना चाहिए ना गुस्से से, बाज़ औक़ात आउटरीच भी होना चाहिए, लेकिन कभी मैंने उसके माथे पे शिकन नहीं देखी। 10 सालात में भी बिल्कुल काम रहता था, तो उससे अंदाजा होता था कि इसकी तरबियत जो है वो किस खानवादे में हुई है। अच्छा, निडर बहुत था वो। मसलन 85 की बात है जब बुशरा जैदी केस हुआ कराची में, तो अब जाहिर है कि हम कराची के लिए बिल्कुल एक नया तजर्बा था, अफरा तफरी, कर्फ्यू और अनारकी वगैरह। तो उस जमाने में ये स्टूडेंट्स की जो एक बस है वो भर के वहां गई बनारस वगैरह के एरिया में जो मुतासरा इलाका था।
तो वहां बस को घेर लिया गया। हासिल और उसके साथियों ने तन्हे तनहा वहां जो घेरने वाले थे उनसे मुज़ाकरात किए, डटे रहे और उस बस को जिसमें लड़कियां भी थी सही सलामत वापस निकाल के लाए। तो ये उसके पर्सनल ट्रेट्स जो हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ जो 40 साल पहले के एक लड़के में थे। फिर जब इसने फिलॉसफी मुकम्मल कर लिया उसके बाद जाहिर है कि ये गायब हो गया और हम जिंदगी के अपने अपने उसमें लग गए। 90 में फिर अचानक से एक नाम नमूदार होता है हासिल बिजंजो, जिसने NA 205 का ज़िमनी इलेक्शन जो है वो जीता और फिर वो अमली सियासत में आया। तो तब से लेके मरते दम तक एक चीज हासिल ने कॉन्स्टेंटली की जो पाकिस्तान में बहुत कम सियासतदान कर पाए, कि उसने इस चीज को मुनासिब समझा, आखिरी वक्त तक उससे चिमटा रहा। उसने कभी अपनी जात के लिए वफादारियां और सियासी नजरिया नहीं बदला। मुस्तकिल अगर वो नवाज शरीफ के साथ 90s से था तो वो दादा मग नवाज शरीफ के साथ ही रहा। उसने प्रेशर के बावजूद कभी अपनी वफादारियां तब्दील नहीं की, कभी लोटागिरी की सियासत नहीं की। उसको पता था कि वो किस सूबे से सियासत कर रहा है जहां मौत सस्ती और जिंदगी सबसे महंगी है, और उस सूबे में विफाक परस्ती की सियासत करना मौत को दावत देने के बराबर है। उसके बावजूद उन चंद गिने बलोच आवाजों में से था वो जिसने अपनी जान हथेली पे रखे बहुत अरसे तक बलूचिस्तान में अपने इलाके में उसकी एंट्री भी नहीं हो पा रही थी। उसके बावजूद उसका जो अपना नजरिया था कि बगैर असले के सियासी मसाइल को सिर्फ सियासी अंदाज से हल होना चाहिए, भले कितनी भी मुश्किलात आए, भले कितना भी रास्ता लंबा हो। हासिल ने जमाने तालिब इल्मी से लेके और मरते दम तक इस बात को नहीं तर्क किया था। मेरी ऑब्जर्वेशन ये है उस आदमी के बारे में। बिल्कुल सही। जाहिद साहब, ये जो वसतुल्लाह साहब ने बात की, इसका जिक्र मीर साहब ने भी किया कि बलोचिस्तान से उनको हम जब देखते हैं तो आपने भी इसका जिक्र किया कि जब भी हम हासिल बिजंजो साहब का जिक्र करते हैं तो हम सोचते हैं रेजिस्टेंस पॉलिटिक्स के बारे में, हम बात करते हैं मज़ाहमती सियासत की, मगर साथ साथ उन्होंने हमेशा जो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसके अंदर काम करने की बात की और कभी और कोई रास्ता नहीं देखा। Why do you think, आपके क्या ख्याल है कि उनमें ऐसी क्या बात थी कि वो उन्होंने इस रास्ते को अपनाया? उन्होंने कभी कोई, जो बलूचिस्तान में शायद आसान होता है कुछ लोगों के लिए कि वो दूसरी तरह की रेजिस्टेंस करें, उन्होंने कभी उस तरफ नहीं देखा। बिल्कुल सही है अरफा। देखिए, इस वक्त की सियासत जो है खास तौर पे जो स्टूडेंट सियासत की बहुत ही मुख्तलिफ थी। मैं NSF का लीडर होता था और ये BSO जो है एक लिहाज से हमारी हलीफ होती थी और उसके साथ हमारा गहरा ताल्लुक भी होता था, लेकिन कुछ नजरियाती जो है इख्तलाफात भी हुआ करते थे। लेकिन उस जमाने में जो सियासत थी उसमें स्टूडेंट पॉलिटिक्स के हवाले से बात कर रहा हूँ। जैसे वसुल्लाह ने बात की कि हथियार नहीं हुआ करते थे। मैं भी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहता था तो उस वक्त मेरी तो विजन के साथ थी, विजन सेक्रेटरी जनरल हुआ करते थे इसके BSO के। तो उस वक्त की सूरत हाल ये होती थी कि लोग जो हैं एक लिहाज से जो वहाँ पे एक बहस होती थी, एक इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी ज़्यादा थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि हॉस्टल में हमारे साथ जमहूरियत के लड़के भी होते थे और भी लड़के होते थे, तो उसमें जो इस किस्म की कोई चीज़ नहीं होती थी कि जिसमें तशद्दुद का पहलू हो। और BSO की सबसे बड़ी बात थी कि जितने लड़के आते थे, यानी उस जमाने में जो है बलूचिस्तान में कोई यूनिवर्सिटी नहीं हुआ करती थी और या मेडिकल कॉलेज भी नहीं होते थे, या इंजीनियरिंग कॉलेज था, तो जितने भी लड़के होते थे वहाँ से वो कराची आया करते थे तालीम के लिए। उनकी मखसूस सीटें थी, इस लिहाज से BSO का एक खासा असर नफूज हुआ करता था कराची यूनिवर्सिटी में भी और उसके बाद डॉ मेडिकल कॉलेज। ये दो जगहें थी जहाँ पे इनका अच्छा खासा जो है होता था। तो वहाँ पे मुझे याद है कि जितने लड़के BSO के आते थे वो एक लिहाज से उनकी जहनी और या जिसको कहते हैं कि इंटेलेक्चुअल जो है वो बहुत होती है, पढ़ने का शौक, ये पढ़ने से मतलब और जो है लिटरेचर भी वो हुआ करती थी। वो तरबियत जो है इनकी हासिल बलोच की भी उसी हालत में हुई। लेकिन हासिल बलोच को एक और चीज भी थी जिसकी वजह से उनकी हुई थी, उनके वालिद की। ये बिल्कुल सही बात कह रहे थे वसुल्लाह कि इवन बिजन को भी मैं नहीं बहुत बाद मुझे पता चला कि वो गौस बख्श के साहबजादे हैं, लेकिन वहाँ पे जो इनकी तरबियत थी अपने वालिद के साथ भी हुई थी। देखिए, उनके वालिद का मुकाम जो है बलूचिस्तान की सियासत में बहुत है, जिनको
एक लिहाज से जिसको बाबा बलूचिस्तान का लफ्ज उनका खिताब दिया गया था, तो उनकी जो सियासत थी वो भी इत्तेदाल में थी। अगर आप देखें कि बंदिजो साहब जो है, जो बाकायदा वहाँ उस जमाने में भी गौस बहीसन साहब की सियासत उससे हट के थी, जो कि और बलोच रहनुमा जो कि थोड़ी सी जो है वो उनकी वो मुख्तलिफ थी। इसी तरह से जो है अगर हासिल को देखें तो, और BSO के दूसरे लड़कों को देखें, तो इनकी सियासत जो है वो एक लिहाज से डेमोक्रेटिक स्ट्रगल रही है। यकीन तौर पे नेशनलिस्ट स्ट्रगल थी, और उसमें सूबाई हुकूमत की बात भी थी, सूबाई खुद मुख्तारी की बात भी थी, लेकिन उन्होंने हमेशा जो है एक डेमोक्रेटिक दायरे में रह के की। और यही बात है कि अगर हासिल को देखा जाए तो पूरी सियासत उनकी अगर देखें तो उसका इम्पैक्ट भी इसीलिए ज्यादा हुआ कि उनकी सियासत जो है पार्लियामेंट से लेके उनकी मैदानों तक में थी, प्रोटेस्ट में भी थी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मीर साहब, आपका वक्त गुजरा बिजिंजो साहब से, कभी आपको लगा कि उनका जेल में भी बहुत वक्त गुजरा, कई दफे गए, डिड इट एवर लीव अ सॉर्ट ऑफ सेंस ऑफ बिटरनेस इन हिम, स्पेशली बलोचिस्तान में उन्होंने जो कुछ देखा, जो कुछ सूबे के साथ ज्यादतियां भी हुई, तो एक मतलब कि आप हम सिर्फ समझ सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं समझने की कि उनके तजुर्बात भी हैं, फिर भी कभी कोई ऐसी तलखी उनके अंदर आई कि रियासत ने क्या किया या क्या नहीं किया, या उनके जो जाती भी तजुर्बात थे इस हवाले से। देखें, हासिल भाई के साथ ना हमारी बड़ी लंबी नशस्तें रही हैं, खास तौर पे ना पिछले 15-16 साल में इस्लामाबाद में कभी जब वीकेंड पे वो यहीं पे रह जाते थे तो हम अक्सर हमारा वीकेंड यहीं पे गुजरता था। कभी मुसलसल 2-2, 3-3 दिन भी हम आपस में बैठते थे। तो वो बड़ी अपने वालिद साहब, उनके वालिद साहब ने जो वफाक की सियासत की थी ना, तो वो ये कहते थे कि हमें जो है ना पाकिस्तान में वफाक की सियासत करने का हमें बड़ी भारी कीमत अदा करनी पड़ी, क्योंकि आपको पता है कि वो उनके वालिद साहब जो हैं वो बलूचिस्तान के गवर्नर थे भुट्टो साहब के दौर में, और उन्होंने पाकिस्तान का ये जो 1973 का आइन है इसकी तश्कील में बड़ा अहम किरदार अदा किया था। और कुछ आइन के आर्टिकल्स ऐसे थे जिसमें वली खान साहब फ्लेक्सिबल नहीं थे, तो गौस बख्श बदिजो साहब ने उनको फ्लेक्सिबल किया। तो हासिल जो है उनको काफ़ी सारी बातें याद थी, वो हमें ये बातें बताया करते थे। फिर बाद में वो जब खुद अमली सियासत में आ गए तो उनका एक कहना है कि शुरू में तो ये इतनी मिलिटेंसी नहीं थी, 90 में 91, 92, आहिस्ता आहिस्ता लेट 90s में जब ख़ास तौर पे जब परवेज़ मुशर्रफ जो है वो इक़्तिदार में आ गए, तो उसके बाद वो कहते हैं कि हम लोग तो वहाँ पे पाकिस्तान की फेडरेशन की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन जब हम इस्लामाबाद में आते हैं तो यहाँ पे हमें अजीबोगरीब बातें सुनने को मिलती हैं जैसे हम कोई मुल्क दुश्मन लोग हैं। इसका उनको बड़ा दुख होता था। लेकिन कुछ उनकी शख्सियत के बड़े दिलचस्प पहलू भी हैं। मसलन आपने कहा कि वो जेल में रहे तो हासिल बदिजो को कढ़ाई गोश्त बड़ा पसंद था, और वो अक्सर हमें ये कहते थे भाई कि यार इस्लामाबाद में कोई कढ़ाई गोश्त वाली अच्छी जगह पे लेके चलो। यहाँ पे हमें उस ज़माने में 15-16 साल पहले, 18 साल पहले यहाँ पे इतने अच्छे रेस्टोरेंट्स नहीं थे इस्लामाबाद में, तो पिंडी जाना पड़ता था। पिंडी में भी 3-4 जगह पे उन्होंने कढ़ाई खाई, उनको पसंद नहीं आई। एक दिन उन्होंने कहा मैं तुम्हें खुद बना के खिलाऊंगा। तो हमें हासिल साहब ने जो उनका पार्लियामेंट लॉजेस में जो उनका अपार्टमेंट था वहाँ पर उन्होंने खुद कढ़ाई गोश्त बनाया और बड़ी ज़बरदस्त कढ़ाई उन्होंने तैयार की। तो हमने पूछा भाई आपने इतनी अच्छे कुक कैसे बन गए? तो उन्होंने कहा मैंने जेल में बड़ा वक्त गुजारा है और जेल में अक्सर हम अपना खाना खुद पकाते थे और कभी कभी बारियाँ लगती थी और कभी कभी जब गोश्त मिलता था तो हम उसको बड़े प्यार से पकाया करते थे। तो एक दिन ये 2007 के मार्च की बात है कि दोपहर के वक्त जुमे का दिन था, तो हासिल साहब जो है वो उनका मुझे फ़ोन आया। उन्होंने कहा यार कढ़ाई गोश्त खाना है। तो मैंने कहा दोपहर के वक्त मैं तुम्हें कहाँ से खिलाऊँ? तो उन्होंने कहा अच्छा इस्लामाबाद क्लब चलते हैं। तो खैर हम इस्लामाबाद क्लब चले गए। तो वहाँ पर कोई 12:30-1 बजे का टाइम था। तो शरीफुद्दीन पीरज़ादा साहब फिर रहे थे वहाँ पे। तो हासिल बदिंजो जो है वो उसने शरीफुद्दीन पीरज़ादा को देखा तो सलाम दुआ हुई। तो हासिल बदिंजो ने मुझे कहा भाई ये बंदा जो है ना इसके पास कोई खबर है इस वक्त, ये मेरा तजर्बा कहता है इसके पास कोई खबर है, तो इससे खबर निकाल। तो मैं पीरज़ादा साहब के पास गया। मैंने कहा पीरज़ादा साहब खैरियत है, आप इस वक्त क्या कर रहे हैं यहाँ पे इस्लामाबाद क्लब में, और हम तो खाना खाने आए हैं, आप खाना भी नहीं खा रहे, आप इधर उधर फिर रहे हैं। तो मुझे कहते हैं कि मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। मैंने कहा किस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे हैं? कहते हैं मैं इंतज़ार कर रहा हूँ एक बड़ी खबर का। मैंने कहा जी वो खबर क्या है? उन्होंने कहा कि इफ्तिखार चौधरी जो है चीफ जस्टिस,
उसको आर्मी हाउस में बुलाया गया, उससे इस्तीफा तलब किया गया। मुझे फोन नहीं आ रहा कि उसने इस्तीफा दिया या नहीं दिया। आप जरा पता करके बताएं कि उसने इस्तीफा दिया या नहीं दिया। मैं हासिल के पास गया, मैंने कहा आप ठीक कह रहे थे, इसके पास बहुत बड़ी खबर है। तो मुझे हासिल ने कहा तुम कढ़ाई गोश्त को छोड़ो, जाओ जाके खबर कंफर्म करो और खबर फाइल करो। और उसके बाद जब भी वो खबर फिर मैंने फाइल की, वो बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज थी। तो उसके बाद जब भी मैं और हासिल मिलते थे तो हमारी गुफ्तगू का आगाज जो है वो यहीं से होता था कि मैं हासिल से कहता था कि यार अपने इर्द गिर्द को बंदा देखो, किसी के पास कोई खबर तो नहीं है, क्योंकि तुम्हें पता चल जाता है। तो आखिरी दिनों में जब हासिल साहब जो है आखिरी दफा मेरे पास आए तो मैंने उनके साथ यही मजाक किया। तो उन्होंने कहा कि अब खबर यह है कि मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ, और वो बाकी चले गए। हाँ वसतुल्लाह साहब, आप भी कोई ऐसा और वाकया? हामिद मीर साहब ने तो बहुत खुशगवार यादें भी शेयर की और फिर साथ में ही एंडेड ऑन अ सैड नोट। कुछ आपको भी यादें आ रही हैं, कुछ याद आ रही है इस वक्त हासिल साहब के साथ कुछ वक्त गुजारे हुए? बेसिकली कॉम्प्लेक्स फ्री आदमी था वो। मसलन ये कि दोपहर को 5 स्टार होटल में बैठा गप लगा रहा है और शाम को कोई दोस्त आ गया कराची से तो कहीं फुटपाथ पे या झोंपड़ा होटल में बैठे हुए हैं, उसे किसी तरह का कोई कॉम्प्लेक्स नहीं था। दूसरी बात यह है कि हासिल की सलाहियतों को रियासत ने ना तो समझा और ना उनसे मुल्क की मजबूती के हिसाब में कोई फायदा उठाया। मसलन डॉक्टर अब्दुल मालिक जब वहाँ चीफ मिनिस्टर थे बलूचिस्तान में, तो उस जमाने में डॉक्टर मालिक और इन लोगों ने सबने मिलकर जो बैरून मुल्क नाराज बलोच क़यादत है उनसे सीरियसली गुफ्तगू की, इनिशिएटिव लिया और बहुत हद तक जो है उन्हें राजी कर लिया कि फेडरेशन की सियासत मशरूत तौर पे कम अज कम वो शुरू कर दें। लेकिन जो इस्टेब्लिशमेंट जिसने नोट दिया था कि जी ठीक है आप हमारे बिहाफ पे बात कर सकते हैं, वो पीछे हट गई। ये सेटबैक, और इसकी वजह से ये होगा कि ये जो विफाक परस्त लोग थे इनकी जो वो थी असर नफूस वो इंतहाई इरोड हुआ। और हासिल को आखिरी वक्त तक जो है ये यही सदमा था कि हम जो बलूचिस्तान में विफाक के अंदर की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन हमें तन्हा छोड़ दिया गया है। हम ना इधर के हैं ना उधर के हैं। उनकी जो बेचारगी है, अगर उसे किसी तरह कम करने की कोशिश की जाती, इन लोगों की फेस सेविंग होती, इन्हें आगे रखा जाता, इनका जो मिसिंग पर्सन्स के हवाले से मुतालबात थे या वसाइल की तकसीम के हवाले से या ज्यादा इख्तियार के हवाले से, अगर उनमें से आधे इख्तियार भी इनके जरिए एग्जीक्यूट करने की कोशिश की जाती तो हासिल जैसे लोग जो हैं विफाक़ी पाकिस्तान के लिए बेहतरीन असेट साबित हो सकते थे और बलूचिस्तान को तकरीबन आज आधा क्राइसिस से निकाल चुके होते। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट ने ना इंतहा पसंदों पे एतबार किया, ना इत्तदाल पसंदों पे एतबार किया, और इस चक्कर में बलूचिस्तान के अंदर जो विफाक परस्ती का एक बफर है वो हासिल की मौत के बाद मजीद कमजोर हो गया। सही। जाहिद साहब, सॉर्ट ऑफ लास्ट वर्ड्स, और थोड़ा सा ये जिक्र करिएगा कि जो नेशनल गवर्नमेंट थी 2013 में जो बलूचिस्तान में बनी, आप उसको किस तरह जज करेंगे? हासिल साहब वाज अ बिग पार्ट ऑफ दैट गवर्नमेंट, इवन दो वो उस वक्त फेडरल लेवल पे थे, बट ऑब्वियसली वो उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा थे उस हुकूमत के बनने का। जी जाहिद साहब, आपको आवाज जा रही है? जी मीर साहब, जाहिद साहब को शायद हमारी आवाज नहीं जा रही। सर यही सवाल आपसे पूछूंगी। नहीं मैं आवाज मेरा म्यूट। अच्छा मीर साहब, सॉरी माफ करिएगा, जाहिद हुसैन की आवाज आ रही है। जी जाहिद साहब। हाँ, मैं ये कह रहा था कि जो है जैसे हासिल बलोच थे, डॉक्टर मालिक थे, ये वो लोग थे जिन्होंने एक लिहाज से वफाक की जंग भी लड़ी बलूचिस्तान में और उनके हुकूक के लिए भी लड़ाई लड़ रहे थे। और 2013 में एक बहुत बुनियादी तब्दीली थी, इसमें हासिल बलोच और डॉक्टर मालिक का बहुत बड़ा वो था कि इन्होंने देखें 2007 के 8 के इलेक्शन जो है वहाँ पे बाइकआउट हुए थे, लेकिन 2013 के इलेक्शन में इन्होंने पार्टिसिपेट किया और पार्टिसिपेट करके जो है वो एक हिस्सा बने
और उनका जो है, जैसे वसतुल्लाह सही कह रहे हैं कि वो एक लिहाज से वो एक वाहिद ये पार्टी थी और ये वाहिद लोग थे जो कि जो है बलूचिस्तान को जो एक लिहाज से जो जिसको कहते हैं नाराज जो लीडर थे उनको मेन स्ट्रीम में ला सकते थे, लाने की कोशिश की थी। असल बात यही आती है कि इनके लिए सबसे बड़ा नुकसान या जिसको झटका कहते हैं इनकी सियासत को, कि इन्होंने अपना पूरा एक लिहाज जिसको कहते हैं पॉलिटिकल कैपिटल इस पे लगाया था और यकीन तौर पर उसको अप्रिशिएट नहीं किया गया। और मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा खिलाफ हुआ है हासिल बलोच के इंतकाल से, क्योंकि जो बलूचिस्तान की सियासत है इस वक्त बावजूद जी बिल्कुल सही सर, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम हियर, वी हैव टू मूव ऑन टू द अदर। मीर साहब लास्ट वर्ड्स 1 मिनट सर तकरीबन है कि आप वैक्यूम जो छोड़ गए हैं बजिंजो साहब उसके बारे में जिक्र करिए। मैं यही कहूंगा कि मैं इसी बात को आगे बढ़ाऊंगा कि जब डॉक्टर मालिक साहब 2.5 साल के लिए चीफ मिनिस्टर बने थे तो हासिल साहब ने और मालिक साहब ने बहुत कोशिश की कि ये जो बलूचिस्तान के बागी अनासर हैं इनके साथ डायलॉग करके तो इनको मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में लाया जाए, क्योंकि आपको शायद पता होगा डॉक्टर मालिक साहब खुद जो है वो उन्होंने BSO से पॉलिटिक्स शुरू की थी और वो खुद भी मिलिटेंसी की तरफ चले गए थे, लेकिन फिर ये हासिल बजिंजो ही उनको इस तरफ लेके आए थे, आहिस्ता आहिस्ता वो इनके साथ आ गए थे। तो इन्होंने दुबई में और कुछ और यूरोपियन कंट्रीज में जाके बाकायदा मुज़ाकरात किए, इनको बाकायदा मैंडेट दिया गया था और वो वसतुल्लाह साहब बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। और कुछ इनकी जो मीटिंग्स हैं जो मीडिया में रिपोर्ट नहीं हुई फॉर सम रीजंस, उनकी डिटेल हासिल ने मेरे साथ शेयर की थी। हासिल कहता था कि ये जो लोग हमने हवा बनाए हुए हैं ये मजबूरी में इनको आपने पाकिस्तान के वफाक से अलहदा किया है, और उसमें से 2 बड़े नाम जो हैं उनके साथ हासिल की खुद बातचीत हुई और वो दोनों जो हैं उन्होंने हासिल की सारी बातें मान ली और हासिल साहब जो हैं वो उनके साथ जो बातचीत हुई उनका पैगाम लेके जब पाकिस्तान वापस आए उन्होंने डॉक्टर मालिक को बताया, डॉक्टर मालिक ने भी उनके साथ बात की, फिर उसमें और भी लोग आ गए और एक फाइनल एक डील तैयार थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है वो मामला है वो आगे नहीं चला, तो उसके बाद फिर हासिल साहब और मालिक साहब को बहुत एम्बेरसमेंट का सामना करना पड़ा और उसकी वजह से वो बड़े दुखी थे। बिल्कुल सही। और पिछले साल भी उन्होंने ये नवंबर दिसंबर में 2019 में उन्होंने आखिरी दोबारा कोशिश की लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। नहीं, वसतुल्लाह साहब सर लास्ट वर्ड्स, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। नहीं, मेरा ख्याल है कि मैं ये बात कह चुका हूँ कि जाहिर है कि हासिल जो हैं अब गिने चुने लोग रह गए हैं जो बलूचिस्तान में विफाक की बात करते हैं। दे आर एंडेंजर्ड स्पीशीज और अगर उनको प्रोटेक्ट नहीं इन मानों में नहीं किया जा सकता कि कम से कम उनके जो मुतालबात हैं जायज बलूचिस्तान के हवाले से उनको तस्लीम ना करके उनको और रुस्वा किया जाता है, तो इसमें नुकसान उनका नहीं है बल्कि विफाक पाकिस्तान का। मुझे नहीं पता विफाक ये नुकसान अफोर्ड कर पाएगा या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, आप लोगों ने निकाला इस प्रोग्राम के लिए और याद किया मीर हासिल बजिंजो साहब को। वेरी काइंड ऑफ यू। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। नाउ वी विल बी बैक ऑन मंडे।